नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। दुर्भाग्य से महान पंगु भी इन शक्तिशाली देवताओं और अराजकता के दानवों को पूरी तरह से नहीं मार सका। वह केवल 3000 महाजार लोगों का निर्माण करके उन्हें बंद कर सका। हालांकि इन अराजकता दानव देवताओं की कुछ शक्ति कभी कभी बाहर निकल जाती थी, इसलिए अराजकता संप्रदाय का अस्तित्व था। अराजकता संप्रदाय का उद्देश्य मुहर को खोलना और अराजकता के उन मुहरबंद देवताओं और राक्षसों को मुक्त करना था। किसी भी प्रजाति के लिए अराजकता के देवता और दानव परम शत्रु थे। लाखों साल पहले हानहाई पूर्वज ने अराजकता संप्रदाय को खत्म करने के लिए युद्ध में भाग लिया था। उस युद्ध में अनगिनत ताओवादी पूर्वज मारे गए। उस समय हानहाई के पूर्वज सिर्फ एक अमर सम्राट थे। हानहाई ने सोचा था कि अराजकता संप्रदाय कभी भी फिर से सामने नहीं आएगा, लेकिन उसने न केवल इसकी वापसी की उम्मीद की थी, बल्कि यह भी नहीं सोचा था कि यह इतना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। जब उसने अराजकता संप्रदाय के आतंक के बारे में सोचा, तो हानहाई कांपने से खुद को नहीं रोक सका। नहीं, उसे अन्य ताओवादी पूर्वजों को यह समाचार बताना होगा और तैयारी करनी होगी। अन्यथा यह पूरे पंगु ब्रह्मांड के लिए आपदा का कारण बनेगा। हानहाई ने अपने अन्य परिचित ताओवादी पूर्वजों को संदेश भेजने की कोशिश की, लेकिन मध्य हजार दुनिया पूरी तरह से बंद थी और कोई खबर बाहर नहीं आ सकी। हानहाई जानता था कि आज उसका बच पाना लगभग असंभव है, लेकिन भले ही उसे मरना पड़े, उसे संदेश तो देना ही था। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा टुकड़ा पकड़ा हुआ था। यह टुकड़ा एक दिव्य कलाकृति का टुकड़ा था जिसे हानहाई ने उस महान युद्ध से प्राप्त किया था। यद्यपि यह दिव्य कलाकृति का एक अंश मात्र था, फिर भी यह किसी भी पवित्र कलाकृति से कहीं अधिक शक्तिशाली था। दुर्भाग्यवश यह केवल एक टुकड़ा था और इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था, तथा यह शत्रु और मित्र में अंतर नहीं करता था। हानहाई ने शुरू में सोचा था कि उसे अपने जीवन काल में इस दिव्य कलाकृति के टुकड़े का उपयोग करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अंततः उसे इसकी आवश्यकता पड़ ही गई। जब दिव्य कलाकृति का टुकड़ा प्रकट हुआ, तो बिना किसी नुकसान के पूर्वज और अन्य लोग जो तब तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। एक दिव्य कलाकृति का टुकड़ा, हानहाई के पास इतनी कीमती चीज कैसे हो सकती है? बिना किसी नुकसान के पूर्वज ने अपना लक्ष्य स्पष्ट रूप से चुना था, तथा बिना किसी अधिक समर्थन के कमजोर लोगों पर निशाना साधा था। ऐसे कृषकों को यदि मार भी दिया जाए तो भी कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं होगी। लेकिन हानहाई द्वारा प्रस्तुत दिव्य कलाकृति का टुकड़ा उनकी अपेक्षाओं से बिल्कुल परे था। नहीं, पूर्वज बिना हानि के क्रोध में फट गया, हानहाई को रोकने की कोशिश कर रहा था। हानहाई जोर से हंसा, बिना किसी हिचकिचाहट के दिव्य कलाकृति के टुकड़े को हिलाया। उसने इतने सालों से इस टुकड़े को संभाल कर रखा था कि उसके करीबी लोगों को भी नहीं पता था कि उसके पास ऐसी कोई चाल है। बस इसी पल के लिए, अपने दुश्मनों को एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए। जिस क्षण दिव्य कलाकृति का टुकड़ा सक्रिय हुआ, सभी प्रतिबंध पूरी तरह से नष्ट हो गए। दिव्य कलाकृति के टुकड़े से प्रस्फुटित ऊर्जा को मित्र और शत्रु दोनों ही समान मानते थे। यहाँ तक कि हानहाई भी दिव्य कलाकृति के टुकड़े की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। अपने जीवन के अंतिम क्षण में हानहाई ताओवादी पूर्वज ने अराजकता संप्रदाय के पुनरुत्थान का संदेश दिया, और उनके इच्छित प्राप्तकर्ता बोधि पुराने पूर्वज थे। वर्तमान ताओवादी पूर्वजों में से कितने अराजकता संप्रदाय से संबंधित हैं, यह अनिश्चित है। जिन लोगों से हानहाई ताओवादी पूर्वज संपर्क कर सकते थे, उनमें से बोधि पुराने पूर्वज के अलावा उन्होंने किसी पर भरोसा नहीं किया। क्या बोधि पुराने पूर्वज अराजकता संप्रदाय के सदस्य हो सकते हैं? हानहाई ताओवादी पूर्वज ने कहा, यदि बोधि पुराने पूर्वज उनमें से एक निकले तो मानव कुल को मृत्यु का इंतजार करना पड़ सकता है। वर्षों पहले हुए उस युद्ध में बोधि प्राचीन पूर्वज ने अराजकता संप्रदाय के अनगिनत ताओवादी पूर्वजों को मार डाला था। यदि ऐसा कोई व्यक्ति अराजकता संप्रदाय से निकला, तो हानहाई ताओवादी पूर्वज को लगा कि अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं है।
ऐसा प्रतीत हुआ कि समूचे मध्य सहस्त्र विश्व एक क्षण में ही संपूर्ण पंगु ब्रह्मांड में बिखर गए। कुछ ही क्षणों बाद ब्रह्मांडीय शून्य से कई अस्तव्यस्त आकृतियां रेंगती हुई बाहर आईं। पूर्वज बिना हानि के तथा अन्य लोग तेजी से भागे तथा उन्हें कुछ चोटें भी आईं। लेकिन बैंगनी बादल दांव पूर्वज सीधे गिर गया। इस स्थिति के कारण अस्थि पूर्वज और अन्य लोगों के चेहरे बहुत बदसूरत दिखने लगे। एक निश्चित सी बात इतनी बड़ी आपदा में बदल गई। अब उन्हें सबसे अधिक भय इस बात का था कि क्या उनकी पहचान मानव कुल के ताओवादी पूर्वजों द्वारा पता चल जाएगी। अब वे केवल यही आशा कर सकते थे कि हानहाई प्राचीन पूर्वज के अंतिम संदेश का प्राप्तकर्ता उनमें से ही कोई हो। सभी जातियों के ताओवादी पूर्वजों में से उन्होंने काफी लोगों को सूचीबद्ध किया है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। हमें 8 प्रमुख मानव कुलों के खिलाफ कार्रवाई करने और उन्हें भगवान और दानव युद्ध क्षेत्र में बदलने की जरूरत है। अराजकता देवता और दानव जागृत होना चाहते थे। एक बड़ी भेंट की आवश्यकता थी। यदि मानव कुल ने प्रतिक्रिया की तो देव और दानव युद्ध क्षेत्र की स्थापना करना उतना आसान नहीं होगा। अभी कदम उठाएं। अस्थि पूर्वज और अन्य लोगों ने तुरंत जनशक्ति इकट्ठा करना शुरू कर दिया और 8 प्रमुख दुनियाओं को बदलना शुरू कर दिया। दूसरी ओर जब एकांतवास में रह रहे बोधि वृद्ध पूर्वज को हानहाई ताओवादी पूर्वज का संदेश मिला तो वे सदमे में अपनी नींद से जाग उठे। अराजकता भगवान और दानव फिर से प्रकट हुए हैं। यह समाचार सुनकर बोधि पुरखे की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। लेकिन जब बोधि पुरा पूर्वज उस स्थान पर पहुंचे जहां दिव्य कलाकृतियों द्वारा मध्य हजार विश्वों को नष्ट कर दिया गया था तो उन्हें तुरंत एक परिचित उपस्थिति का आभास हुआ। यहां अराजकता देवता और दानव का सार था। महान युद्ध से गुजरने के बाद बोधि वृद्ध पूर्वज अपने जीवन काल में इस सार को कभी नहीं भूलेंगे। अराजकता युग, देवताओं और राक्षसों का रहस्योद्घाटन। यह एक किंवदंती थी। अराजकता का युग 100 मिलियन वर्ष और अब से 10,000 साल बाद अराजकता युग का एक नया दौर शुरू होगा। अराजकता संप्रदाय का उद्भव और अराजकता देवता और दानव का संभावित जागरण केवल मानव कुल के बारे में नहीं था। इसका स्वर्ग की सभी जातियों से गहरा संबंध था। यदि अराजकता देवता और दानव जागृत हो गए तो पंगु ब्रह्मांड के भीतर कोई भी जाति बच नहीं सकेगी। बोधि प्राचीन पूर्वज ने तुरंत ही अन्य ताओवादी पूर्वजों को, मानव और अन्य कुलों को सूचित किया तथा जिस किसी को भी वह सूचित कर सकते थे उन्होंने तुरंत सूचित किया। यद्यपि अराजकता संप्रदाय के विरुद्ध लड़ाई में अनेक ताओवादी पूर्वज मारे गए फिर भी उनमें से अनेक अब तक जीवित बचे हुए हैं। अराजकता दानव भगवान के सार का सामना करते हुए वे काफी परिचित थे। कैओस संप्रदाय के पुनः प्रकट होने की खबर सुनकर उनकी पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी। लेकिन जब बोधि पुराने पूर्वज उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां हानहाई ताओवादी पूर्वज गिर गए थे और उन्होंने अराजकता दानव भगवान की उपस्थिति को महसूस किया, चाहे वे कितना भी विश्वास न करना चाहते हों, उन्हें विश्वास करना पड़ा। अराजकता संप्रदाय के पुनः उभरने से सभी ताओवादी पूर्वज चिंतित हो गए। चाहे उन्होंने महान युद्ध का अनुभव किया हो या नहीं, वे सभी अराजकता संप्रदाय से निपटने की कठिनाई से अच्छी तरह परिचित थे। एकमात्र अच्छी खबर यह हो सकती है कि इस बार अराजकता संप्रदाय का पता पहले ही लग गया। पिछली बार के विपरीत जब उन्हें अपने चरम पर पहुंचने के बाद ही खोजा गया था। अराजकता संप्रदाय को बढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सही है, हमें पहले यह नहीं पता था कि जीवन मृत्यु का द्वार और यिनयान द्वार अराजकता संप्रदाय के हैं। अब हमें पता चल गया है, हमें उनका सफाया करना होगा। जीवन और मृत्यु के द्वार तथा यिन और यांग द्वार पहले मानव कुल में केवल परेशानी ही पैदा करते थे और वे बहुत शक्तिशाली नहीं लगते थे, इसलिए इन ताओवादी पूर्वजों ने उनकी उपेक्षा की। लेकिन यह जानते हुए कि ये दोनों समूह वास्तव में तथाकथित अराजकता संप्रदाय का सा हैं, कोई भी अब उनके अस्तित्व को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब सभी लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अराजकता संप्रदाय से कैसे निपटा जाए तो वहां उपस्थित दाव पूर्वजों के चेहरे अचानक बदल गए। सभी दाव पूर्वज लगभग एक ही समय पर चले, अंतहीन अंतरिक्ष को पार करते हुए और ब्रह्मांडीय शून्य में पहुंचे। उनके सामने अराजक राक्षसी क्यूई में लिपटे हुए मध्य हजार दुनियाएं थीं। मध्य के 1000 लोकों में रहने वाले प्राणी लगातार विलाप कर रहे थे। उनके पीछे धुएं की धाराएं लगातार उठती रहीं और फिर एकत्रित होकर क्षितिज के ऊपर एक मूर्ति की ओर तैरने लगीं। कई दाव पूर्वजों ने जब इस मूर्ति को देखा तो वे ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। अराजकता देव दानवों की संख्या बहुत अधिक थी, उनमें से अधिकांश अपेक्षाकृत कमजोर थे, लेकिन कई शक्तिशाली अराजकता देव दानव भी थे। अराजकता देव दानवों के शीर्ष 3 देव दानवों में से एक अराजकता देव दानव था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। दानव पूर्वज लुओतुओ। यह मूर्ति वास्तव में लुओतुओ की मूर्ति थी।
अराजकता संप्रदाय इस समय लो तुओ की पूजा भगवान दानव के रूप में नहीं कर रहा है ना। एक दाव पूर्वज ने मुश्किल से निगला, उसकी आंखों में घबराहट का एक संकेत दिखाई दिया। पिछली बार अराजकता संप्रदाय द्वारा पूजे जाने वाले देव दानव जिसने पूरे पंगु ब्रह्मांड को भारी नुकसान पहुंचाया था, को केवल 18वें स्थान पर रखा गया था। यदि दानव पूर्वज लो तुओ वास्तव में जागते हैं तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते कि उन्हें इससे कैसे निपटना चाहिए। नहीं, हम उन्हें ऐसा नहीं करने दे सकते। लो तुओ की मूर्ति द्वारा जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति के निरंतर अवशोषण के साथ अराजकता देव दानव की आभा अधिक से अधिक पूर्ण होती जा रही थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो लो तुओ सचमुच जाग सकता है। तेस्तर्रार डायंग सिंह दाओ पूर्वज बाहर निकले, सीधे भगवान और दानव युद्ध के मैदान में प्रवेश किया, लो तुओ की मूर्ति पर कार्रवाई करने के लिए तैयार। डायंग सिंह हाथ तकनीक। डायनशिंग दाओ पूर्वज की डायनशिंग हस्त तकनीक के साथ यहां तक कि दाओ पूर्वज क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को भी सावधानी से निपटना होगा। हालांकि लो तुओ की मूर्ति के अचानक कंपन से एक काला भाला डायंग सिंह दाओ पूर्वज पर चला गया। देव और दानव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर डायनशिंग दाओ पूर्वज को लगा कि उसकी शक्ति पूरी तरह से दबा दी गई है। अब लो तुओ के भाले के प्रहार का सामना करते हुए चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। भाला सीधे डायनशिंग दाओ पूर्वज के शरीर में घुस गया। केवल एक टकराव में इस दाओ पूर्वज शक्ति को गंभीर चोटें आईं। भाला वापस मुड़ा और एक बार फिर डायनशिंग दाओ पूर्वज पर हमला किया। महत्वपूर्ण क्षण पर बोधि पुराने पूर्वज ने एक चाल चली और डायनशिंग दाओ पूर्वज को पीछे खींच लिया। यह क्षेत्र असामान्य है। जैसे ही मैंने इसमें प्रवेश किया, मेरी शक्ति दब गई और ऐसा लगा जैसे मेरी आध्यात्मिक आत्मा में कोई समस्या है। एक आवाज लगातार मुझे भ्रमित कर रही थी। डायनशिंग दाओ पूर्वज ने अन्य दाओ पूर्वजों को देव और दानव युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने पर अपनी भावना बताई, जिससे अन्य दाओ पूर्वज और भी अधिक शक्तिहीन महसूस करने लगे। यह कैओस संप्रदाय का आधार शिविर था, जहां हर जगह अज्ञात शक्तियां छिपी हो सकती थीं। जल्दबाजी में प्रवेश करने से आसानी से उनका पतन हो सकता है। कुछ समय के लिए कई दाओ पूर्वज इस दुविधा में थे कि क्या करें। अराजकता युद्ध क्षेत्र, ईश्वर हत्या भाला, बोधि प्राचीन पूर्वज जो सबसे पुराने जीवित दाओ पूर्वजों में से एक थे, ने इन बातों को शीघ्रता से पहचान लिया। हालांकि देव और दानव युद्ध क्षेत्र का सामना करते हुए वह समान रूप से नुकसान में था। देव और दानवों के युद्ध क्षेत्र का रूपांतरण देव दानवों द्वारा मुहर लगने से पहले छोड़ी गई शक्ति से हुआ था। हमारे पास ऐसी शक्ति को रोकने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन आखिरकार देव और दानवों का युद्ध क्षेत्र तो बस एक अवशेष मात्र है। इतने सालों के बाद यह देव और दानवों का युद्ध क्षेत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। देव और दानवों के युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद हमारा पलड़ा भारी नहीं रह जाता। इसलिए अब हम बस युद्ध क्षेत्र के समाप्त होने का इंतजार कर सकते हैं। यहाँ तक कि बोधि पुराने पूर्वज भी भगवान और दानव युद्ध के मैदान में अराजकता संप्रदाय से लड़ना नहीं चाहते थे। यदि उन्हें दाव पूर्वजों को कुछ हो गया तो पंगु ब्रह्मांड बर्बाद हो जाएगा। यद्यपि वे मानव कुल को प्रताड़ित होते हुए नहीं देख सकते थे, फिर भी वे असहाय थे। वे उनके लिए पूरे पंगु ब्रह्मांड की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते थे। देव और दानव युद्ध क्षेत्र में जीवित प्राणियों की जीवन शक्ति का अंतिम अंश निकाल लिए जाने के बाद वे मरे नहीं बल्कि ज़ोंबी जैसे प्राणियों में बदल गए। अराजकता राक्षस, अराजकता भगवान राक्षसों के भक्षण का उत्पाद। वे न केवल शक्तिशाली थे बल्कि उनमें तीव्र संक्रामक गुण भी थे। एक बार संक्रमित हो जाने पर इससे उबरना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। हालांकि इस समय तक कई दाव पूर्वजों ने अभी भी अराजकता राक्षसों के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दिया था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जल्द ही अराजकता के राक्षस पूरे पंगु ब्रह्मांड को पूरी तरह से अराजकता में डाल देंगे। पवित्र कलाकृति त्रिशूल दोधारी चाकू। पवित्र कलाकृति सूर्य धनुष। ये फैन ने अंततः अपने बड़े मार्शल भाइयों की पहचान की पुष्टि की। उनके सबसे बड़े और दूसरे योद्धा भाई दोनों ही महान व्यक्ति थे जो दयु और यांग जियान के वंशज थे। ये फान ने निस्संदेह अपने पिछले जीवन में इन दो देवताओं के बारे में सुना था। जब बोधि के पुराने पूर्वज ने पवित्र कलाकृतियों को परिष्कृत करने में मदद करने के लिए ये फैन को सौंपा तो उन्होंने तुरंत इन दो खजानों के बारे में सोचा। ये फैन की शिल्पकला अभी भी बहुत स्थिर थी और वह बिना चुके निम्न श्रेणी की पवित्र कलाकृतियां तैयार कर रही थी। दो पवित्र कलाकृतियों को साथ लेकर ये फैन स्क्वायर इंच पर्वत पर लौट आया। हालांकि जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। स्क्वायर इंच माउंटेन का माहौल थोड़ा भारी था। गुरुजी, क्या हुआ? ये फान ने हैरान होकर पूछा। अराजकता संप्रदाय फिर से उभर आया है। बोधि के पुराने पूर्वज ने ये फैन को अराजकता संप्रदाय की उत्पत्ति के बारे में समझाया।
यह सुनने के बाद ये फैन को भी भारी दबाव महसूस हुआ। यह अराजकता संप्रदाय वे पंगु ब्रह्मांड के अंतिम मालिक नहीं हैं, है ना? ये फैन को एहसास हुआ कि उसकी लेवलिंग गति अभी भी बहुत धीमी थी। अंतिम बॉस पहले ही प्रकट हो चुका था, लेकिन उसकी साधना का स्तर सर्वर के अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंचा था। इस गति से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। छोटे फैन, अगर तुम 10,000 सालों के अंदर ताओवादी पूर्वजों के क्षेत्र में पहुंच जाओ तो बेहतर होगा। तभी तुम अपनी रक्षा कर पाओगे, बोधि वृद्ध पूर्वज ने चिंतित होकर कहा। वह जानते हैं कि उनके शिष्य में उत्कृष्ट योग्यता है, लेकिन अंतः समय अभी भी बहुत कम है। यदि 1,00,000 वर्ष होते तो बोधि प्राचीन पूर्वज यह विश्वास करते कि ये फैन ताओवादी पूर्वज तक पहुंच सकता है। लेकिन केवल 10,000 वर्षों के साथ यह अभी भी बहुत जोखिम भरा है। अगले अराजकता युग में अभी 10,000 वर्ष शेष हैं। तब तक अराजकता संप्रदाय फिर से उठ खड़ा होगा। अमर सम्राट के क्षेत्र में शक्तिशाली प्राणी ऐसे युद्ध में तोप का चारा बन जाएंगे। केवल वास्तविक ताओवादी पूर्वज क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों के पास ही स्वयं की रक्षा करने की क्षमता होती है। क्या अभी भी 10,000 साल बाकी हैं? बोधि वृद्ध पूर्वज के शब्दों को सुनकर मूल रूप से दबाव में आए ये फैन को तुरंत थोड़ा अधिक आराम महसूस हुआ। 10,000 वर्ष यह लगभग पर्याप्त होना चाहिए। एक बार जब मैं मूल सिद्धांत महान ताओ को पूरी तरह से समझ लूंगा तो मैं अमर सम्राट के दायरे को तोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। और अमर सम्राट क्षेत्र से ताओवादी पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचने के लिए एक आदर्श साधना स्तर के अलावा व्यक्ति को अपने स्वयं के नियम भी स्थापित करने की आवश्यकता होती है। नियम ब्रह्मांड का क्रम है। प्रत्येक नियम ब्रह्मांड की एक मौलिक शक्ति है। ताओवादी पूर्वज का प्रत्येक जन्म अनिवार्यतः इस ब्रह्मांड की शक्ति को बढ़ाता है। और ताओवादी पूर्वज ब्रह्मांड के मूल स्रोत से प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं, उनके पास महान शक्ति होती है। ये फैन की साधना का स्तर बहुत पहले ही अमर सम्राट के शिखर पर पहुंच चुका था, जो किसी भी समय आगे बढ़ने के लिए तैयार था। बोधि वृद्ध पूर्वज के शब्दों ने ये फैन को तात्कालिकता का एहसास दिलाया। यद्यपि बोधि के पुराने पूर्वज ने कहा था कि 10,000 वर्ष हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके सब कुछ नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त करना ही एकमात्र तरीका था। बोधि वृद्ध पूर्वज को 2 पवित्र कलाकृतियां सौंपने के बाद ये फैन ये परिवार के पास लौट आया और अपनी सफलता की तैयारी के लिए एकांत में चला गया। ज्ञानोदय में वृद्धि के साथ स्वर्गीय दाओ के मूल सिद्धांत अराजकता की अंतिम कड़ी अब ये फैन को नहीं रोक सकती थी। मात्र 50 वर्षों में मूल सिद्धांत अराजकता स्वर्गीय दाओ को पूर्ण कर दिया गया। सिस्टम संयोजित करें। अब जब सभी शर्तें पूरी हो गईं, तो ये फैन ने देरी नहीं की और तुरंत अपनी सफलता शुरू कर दी। जैसे ही ये फैन आगे बढ़ रहा था, सम्राट होंगयुन, जो लंबे समय से देव और दानव युद्ध क्षेत्र में गायब हो गया था, फिर से प्रकट हुआ। हालांकि इस बार प्रकट हुए सम्राट होंगयुन को अब मनुष्य नहीं कहा जा सकता था। वह काले शल्कों से ढका हुआ था, जिससे असहनीय दुर्गंध आ रही थी। वह उन संक्रमित अराजकता राक्षसों के समान दिखता था। उन अराजकता राक्षसों के विपरीत सम्राट होंगुन खुद को नियंत्रित करने में सक्षम था और पूरी तरह से चेतना नहीं खोता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि देव और दानव क्यूई से संक्रमित होने के परिणाम इतने उत्तम होंगे। इसने अप्रत्याशित रूप से मेरे साधना स्तर को ताओवादी पूर्वज क्षेत्र तक पहुंचा दिया। हा, सम्राट होंगयुन को ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। अब उन्हें लाल बादल दानव पूर्वज के नाम से जाना जाना चाहिए। लाल बादल दानव पूर्वज पागलों की तरह हंसा। उसका पूरा शरीर पागलपन से भर गया। अन्य अराजकता दानवों को ईश्वर और दानव क्यूई द्वारा संक्रमित होने के लिए मजबूर किया गया और वे अराजकता दानव बन गए। लेकिन लाल बादल दानव पूर्वज ने स्वेच्छा से क्यूई को अवशोषित कर लिया ताकि वह अधिक शक्तिशाली बन सके। चांगमिंग विश्व में अपनी पिछली हार के बाद वह हमेशा यह सोचता रहता था कि ये परिवार और दयु अमर राजवंश से कैसे बदला लिया जाए। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि अपने स्वयं के प्रयासों और यिन और यांग द्वार के साथ सहयोग करके वह चांगमिंग विश्व पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। लेकिन वह यह भूल गया कि एक बार यिन और यांग द्वार तथा जीवन और मृत्यु का द्वार पूरी तरह से उजागर हो जाने के बाद ये ताओवादी पूर्वज फिर से चुपचाप बैठकर कुछ नहीं करेंगे। लाल बादल सम्राट के लिए बदला लेने हेतु अमर सम्राट की शक्ति पूरी तरह अपर्याप्त थी। लेकिन यदि वह ताओवादी पूर्वजों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता था तो लाल बादल सम्राट की प्रतिभा को देखते हुए यह जानना असंभव था कि वह अवसर कब आएगा। अंत में लाल बादल सम्राट को अपने स्वामी काले बादल दाओजू से एक रास्ता मिल गया। भगवान और दानव क्यूई से संक्रमित होने से यदि कोई आक्रमण किए बिना इसका विरोध कर सकता है तो वे अराजकता भगवान दानवों के सच्चे सेवक बन जाएंगे और सफलता प्राप्त करेंगे।
यदि असफल हुए तो वे एक बुद्धिहीन अराजकता दानव बन जाएंगे जो एक नियंत्रित युद्ध मशीन में बदल जाएगा। यदि लाल बादल सम्राट के सामान्य साहस को देखा जाए तो उसे यह निर्णय लेना कठिन लगेगा। दुर्भाग्य से ये शियाओ शियाओ लाल बादल सम्राट का आंतरिक दानव बन गया था। जब तक ये शियाओ शियाओ मरा नहीं था और दयु अमर राजवंश का पतन नहीं हुआ था, लाल बादल सम्राट को लगा कि वह किसी भी क्षण राक्षस बन सकता है। अंततः लाल बादल सम्राट ने भगवान और दानव क्यूई के आक्रमण को स्वीकार करने का फैसला किया और सौभाग्य से वह सफल रहे। हालांकि उसका दानव पूर्वज क्षेत्रों में सबसे कमजोर अस्तित्व था, फिर भी पूर्वज तो पूर्वज ही था। उसका अस्तित्व सम्राट क्षेत्र के शक्तिशाली क्षेत्र के समान नहीं था। लाल बादल दानव पूर्वज के रूप में सफलता प्राप्त करने के बाद वह अपने स्वयं के नियमों लाल बादल नियमों को भी नियंत्रित करने में कामयाब रहा। ये जियाओ जियाओ, क्या तुम तैयार हो? रेड क्लाउड ने ये शियाओ शियाओ पर सीधा हमला करने के लिए दायु अमर राजवंश में घुसकर कोई बड़ा हंगामा नहीं किया था। वह बदला लेना चाहता था। वह ये शियाओ शियाओ को निराशा में चूर चूर कर देना चाहता था। राक्षसी बीज लाल बादल दानव पूर्वज के हाथों से निकले। ये राक्षसी बीज जीवन और मृत्यु के द्वारा दिव्य दानव युद्ध क्षेत्र के नियमों का पालन करते हुए विकसित किए गए थे। दिव्य दानव युद्ध क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की अंततः अपनी सीमा थी और कैओस चर्च के सदस्य इससे संतुष्ट नहीं थे। उनका लक्ष्य दिव्य दानव को पुनर्जीवित करना था, लेकिन अकेले उनकी जनशक्ति पर्याप्त नहीं थी। लेकिन इन राक्षसी बीजों के साथ वे उन्हें 3000 लोगों में फैला सकते थे। यदि ये राक्षसी बीज न फूटते तो ताओवादी पूर्वज भी शायद ही इनके अस्तित्व का पता लगा पाते। लेकिन एक बार जब वे टूट गए तो उबरना बेहद मुश्किल हो गया। आखिरकार वे कैओस चर्च के नियंत्रण में एक अराजकता दानव में बदल गए। जीवन और मृत्यु के द्वार तथा यिन और यांग द्वार से बड़ी संख्या में जासूसों ने चुपचाप इन राक्षसी बीजों को बोना शुरू कर दिया। किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। सभी की नजरों से बचकर कैओस चर्च अपनी भव्य योजना को आगे बढ़ा रहा था। दिन बीतते गए और जब ये फैन एकांत में था, 3000 क्षेत्र सामान्य रूप से चलते रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि कैओस चर्च के उदय से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस समय कुछ लोगों में एक साधारण साधक अचानक पागल होने लगा। वह एक काली आभा से आच्छादित होकर राक्षस में बदल गया। इस राक्षस ने अन्य साधकों पर क्रूरतापूर्वक हमला करना शुरू कर दिया और कुछ साधक अनजाने में राक्षस के कारण घायल हो गए। राक्षस के हमलों के साथ कुछ काली आभा अन्य साधकों में भी घुस गई। राक्षस को तुरंत मार दिया गया, लेकिन चूंकि कारण अज्ञात था इसलिए मामला समाप्त कर दिया गया। लेकिन जल्द ही नए राक्षस प्रकट हुए। जिन साधकों पर राक्षसों ने हमला किया था वे भी शीघ्र ही उत्परिवर्तित हो गए, नए अराजकता राक्षस बन गए और अन्य साधकों पर हमला करना शुरू कर दिया। अराजकता फैलाने वाले राक्षसों की संख्या लगातार बढ़ती गई। उनकी अज्ञात संक्रामक प्रकृति के कारण कई बार तो राक्षसों को मार डालने तक ही बात पहुंच जाती थी। इस तरह अराजकता राक्षसों की संख्या बढ़ती गई, यहां तक कि कई छोटे 1000 लोग, मध्यम 1000 लोग और यहां तक कि महा 1000 लोग भी अराजकता राक्षसों के लिए कोहराम में बदल गए और बाकी सभी जीव मर गए। जब तक ताओवादी पूर्वजों को पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहां तक कि एक ताओवादी पूर्वज के लिए भी यह निर्धारित करना कठिन होगा कि मानव कुल साधक संक्रमित हुआ है या नहीं। जब कोई प्रकोप हुआ तभी वे इसका पता लगा सके। वे केवल एक संभावना के लिए सभी किसानों को नहीं मार सकते थे, है ना? जब तक वे स्थिति को नियंत्रित करना चाहते थे तब तक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। अराजकता चर्च लानत है, विभिन्न कुलों के असंख्य विलाप करते साधकों को देखकर यहां तक कि ताओवादी पूर्वज स्तर के शक्तिशाली साधक भी अनिच्छा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सके। जैसे जैसे पीछे से अराजकता का आभामंडल कमजोर होता गया, प्राणियों को अराजकता राक्षसों में बदलने में लगने वाला समय भी बढ़ता गया और परिवर्तन की यह प्रक्रिया सबसे कष्टदायक थी। इन साधकों के मित्र और परिवार केवल असहाय होकर देख सकते थे क्योंकि वे अराजकता राक्षसों में परिवर्तित हो गए थे, जो उनके लिए अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। बोधि वृद्ध पूर्वज ने देखा कि उनके सामने एक मानव साधक धीरे धीरे अपना दिमाग खो बैठा और अराजकता दानव में परिवर्तित हो गया और उसे असहायता का एहसास हुआ। वास्तव में वह अराजकता की आभा को साफ कर सकता था और अपने सामने वाले व्यक्ति को अराजकता के दानव में परिवर्तित होने से रोक सकता था। लेकिन वह तो केवल एक व्यक्ति था, वह कितनों को बचा सकता था? और अधिकांश अन्य ताओवादी पूर्वज भी इस परिवर्तन को रोक नहीं सके। 3000 क्षेत्र के लोगों को इसे नियंत्रित करने की कोशिश करने दीजिए। मैं इसका समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। बोधि वृद्ध पूर्वज की बातें सुनकर अन्य ताओवादी पूर्वजों ने चुपचाप सिर हिलाया। अब वे केवल यही आशा कर सकते थे कि बोधि वृद्ध पूर्वज शीघ्र ही कोई समाधान खोज
लें। यदि बोधिपुरा पूर्वज भी असमंजस में थे तो वे और भी अधिक असहाय थे। चांगमिंग क्षेत्र में ये शियाओ ने भी एक सैनिक को अराजकता दानव में परिवर्तित होते हुए गुस्से से देखा। अन्य ग्रैंड थाउजेंड वर्ल्ड्स की तुलना में चांगमिंग दायरे में अराजकता राक्षसों की संख्या और भी अधिक थी। आखिरकार उन पर एक दानव कबीले का विशेष ध्यान था। नतीजतन ये शियाओ भी इसे रोक नहीं सका। ये शियाओ को यकीन था कि कोई उन्हें गुप्त रूप से नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन वह उस व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकी जिससे वह कुछ हद तक शक्तिहीन महसूस कर रही थी। मुख्य समस्या यह थी कि ये फैन अभी भी पीछे हट रहा था, जिससे ये परिवार को बिना सिर वाले अजगर जैसा महसूस हो रहा था। उसे ले जाओ, उसे नुकसान मत पहुंचाओ, अभी उसे बंद कर दो। भले ही वह इसे रोक नहीं सकी, लेकिन ये शियाओ सैनिक को छोड़ने को तैयार नहीं थी। कौन जानता है, शायद भविष्य में उन्हें कोई समाधान मिल जाए। पूरी तरह से निराशा होने से पहले ये शियाओ किसी को भी हार नहीं मानने वाला था। और जो संक्रमित हुए वे केवल दयु अमर राजवंश के सैनिक ही नहीं थे। अधिकतर वे साधारण किसान थे। वर्तमान में चांगमिंग विश्व का 1/3 सा पूरी तरह से अराजकता राक्षसों के कब्जे में है। ये शियाओ ने स्टार आर्मी के सभी सैनिकों को एक रक्षात्मक घेरा बनाने के लिए भेज दिया था ताकि शेष क्षेत्रों की रक्षा की जा सके। हालांकि यह समाधान केवल सही था, क्योंकि अराजक दानव अभी भी रक्षात्मक घेरे के भीतर उगे हुए थे, जिसे अंततः एक दिन भंग कर दिया जाएगा। ये शियाओ ने तारों भरे आकाश की ओर देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, बड़े भाई कृपया जल्दी वापस आ जाओ। दूसरी ओर यानहुआंग क्षेत्र था। यानहुआंग क्षेत्र असाधारण रूप से शांतिपूर्ण था, क्योंकि यह पूरी तरह से ये परिवार के नियंत्रण में था और वहां शायद ही कोई विदेशी साधक था। अराजकता राक्षसों के प्रकोप के दौरान यानहुआंग क्षेत्र ने तुरंत सभी बाहरी मार्गों को बंद कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यानहुआंग क्षेत्र एक दुर्लभ अभयारण्य में बदल गया। ये परिवार क्षेत्र के मूल सिद्धांत के भीतर। इस समय ये फैन की आभा अंततः शिखर पर पहुंच गई और फिर पूरी तरह से शांत हो गई। ये फैन की साधना का स्तर आश्चर्यजनक रूप से अमर सम्राट के मध्य स्तर तक पहुंच गया। ये फैन की नींद के साथ सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इसके अलावा इसमें कोई उतार चढ़ाव या लहरें नहीं थीं, यह एक बहुत ही सहज सफलता थी। वास्तव में खेती के स्तर को ठोस बनाने में काफी समय खर्च किया गया। अंततः सफलता मिल गई। ये फैन ने राहत की सांस ली। जबकि ये फैन अमर सम्राट क्षेत्र में सबसे कमजोर ताओवादी पूर्वज का बड़ी मुश्किल से ही विरोध कर सकता था, अब वह संभवतः किसी भी कठिनाई के बिना एक साधारण ताओवादी पूर्वज से निपट सकता था। अमर सम्राट के राज्य में धमाकेदार प्रवेश करके ये फैन आसानी से अपने अतीत को कुचल सकता था। राज्य में सफलता का यही फायदा था। किसी साधक की शक्ति को आंकने के लिए उसका क्षेत्र सदैव सर्वोत्तम मानक होता है। प्रत्येक सफलता के बाद 100 वर्षों के एकांतवास के कारण ये फैन को ये परिवार के अपने लोगों की याद आती थी। उसकी साधना का स्तर सुदृढ़ हो गया है और ये फैन को अब एकांत में साधना जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इस विचार पर वह ये परिवार के क्षेत्र में प्रकट हुआ। मान लीजिए कि ये फैन उपस्थित नहीं था, तो स्वाभाविक रूप से परिवार की सभा की मेजबानी के लिए जिम्मेदार व्यक्ति सुयान था। जिन हाई, आपको और जिन तियान को अपनी चाची की सहायता के लिए कुछ लोगों को भेजने की जरूरत है। जहां तक जिन फेंग की बात है, आपका मिशन अमृत पर शोध करना है। भले ही वे अराजकता की राक्षसी क्यूई को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उन्हें इसे दबाने में सक्षम होना चाहिए। ये परिवार के साधकों में अभूतपूर्व एकता है। जब दयु अमर राजवंश संकट में होता है तो अन्य शाखाएं बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी सहायता करती हैं। ये फैन चुपचाप प्रकट हुआ, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। सभा की सामग्री सुनकर ये फैन की भौहें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। अराजक दानव राक्षसी क्यूई मेरे 100 साल के एकांतवास के दौरान कौन सी बड़ी घटना घटी? हालांकि ये फैन ने वर्तमान स्थिति को तुरंत समझ लिया। ये फैन की दिव्य भावना ने तुरंत पूरे यानहुआंग क्षेत्र को कवर कर लिया और कोई गंभीर समस्या न मिलने पर उसने राहत की सांस ली। हालांकि जब उसने चांगमिंग क्षेत्र में हो रही घटनाओं पर नजर डाली तो ये फैन की मुट्ठी धीरे धीरे कस गई। एक एक करके परिवार बिखर गए, अनगिनत साधक अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अराजकता राक्षसों में बदलते देखने के लिए मजबूर हो गए, यहाँ तक कि कुछ को अपने हाथों से कार्रवाई करनी पड़ी। एक पति अपनी पत्नी की रक्षा करते हुए एक अराजकता दानव द्वारा घायल हो गया, फिर खुद को अराजकता दानव बनने और अपनी पत्नी को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए वह जंगल में भाग गया। एक के बाद एक दृश्य, यहाँ तक कि ये फैन का इस्पाती दिल भी उत्तेजित हुए बिना नहीं रह सका। ये फैन पवित्र मां नहीं थी, वह केवल ये परिवार के लोगों की परवाह करती थी। हालांकि ये लोग भी ये परिवार की प्रजा हैं।
ये परिवार के मुखिया होने के नाते ये फान की जिम्मेदारी है कि वह उनकी रक्षा करे। अनजाने में महान हजार दुनियाओं में से दो पहले से ही ये परिवार के क्षेत्र बन गए हैं। इन दो महान हजार दुनियाओं के लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक ये परिवार से निकटता से जुड़े हुए हैं। ये फैन एक दुर्लभ चुप्पी में बहुत गुस्से में था, फिर भी वह गुस्सा निकालने में असमर्थ था। कुछ दर्द था, फिर भी उसे नहीं पता था कि इसका समाधान कैसे किया जाए। मेरी प्रजा को इस तरह अपमानित नहीं किया जा सकता। बस अराजकता संप्रदाय हो। मैं ये फैन अब तुमसे उलझ गया हूं। क्रोध में ये फैन ने अनजाने में अपनी आभा का एक निशान लीक कर दिया। लेकिन आभा के उस अंश ने ही ये परिवार के साधकों को अत्यधिक सतर्क कर दिया, मानो वे किसी दुर्जय शत्रु का सामना कर रहे हों। हालांकि उन्हें जल्दी ही एहसास हो गया कि वह आभा कुछ ज्यादा ही जानी पहचानी थी। यह साफ तौर पर ये फैन की आभा थी। इसके अलावा ये फैन की आभा पहले से अधिक मजबूत थी, जो स्पष्ट सफलता का संकेत दे रही थी। ये फैन की सफलता के बारे में सोचकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। ये फैन ये परिवार की रीढ़ है। ये फैन जितना मजबूत होता है, वे उतना ही अधिक सहज महसूस करते हैं। अब जब ये फैन एकांतवास से बाहर आ गया था, तो कोई भी समस्या अब असंभव नहीं लगती थी। जहां तक ये फैन का सवाल है, उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। कुछ देर की बातचीत के बाद ये फैन को अंततः वर्तमान स्थिति की व्यापक समझ हो गई। चांगमिंग दायरे में अराजक जानवरों की यह घटना अन्य दुनिया की तुलना में कहीं अधिक गंभीर थी, और स्पष्ट रूप से कुछ लोग चांगमिंग दायरे और ये परिवार को निशाना बना रहे थे। अराजक जानवरों की समस्या को हल करने के लिए पर्दे के पीछे के लोगों को उजागर किया जाना चाहिए। ये फैन ये परिवार के साथ नहीं रहा। इसके बजाय उसने स्वयं दीर्घायु संप्रदाय और हजारों पत्तों के उन शक्तिशाली व्यक्तियों का नेतृत्व किया जो उसके परिवार की सहायता के लिए आए थे, और चांगमिंग क्षेत्र में पहुंच गया। ये फैन के प्रकट होने से दायु अमर राजवंश के साधकों, जो चिंता से भरे हुए थे, ने तुरंत अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया। ये फैन के आने के बाद उनके दयु अमर राजवंश के लिए पलटवार शुरू करने का समय आ गया था। मुझे बचाओ। ये फैन के सामने उत्परिवर्तन के कगार पर एक साधक लगातार ये फैन से विनती कर रहा था। ये फैन ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके कंधे पर रख दिया। काली अराजक राक्षसी क्यूई एक जीवित प्राणी की तरह थी, जो ये फैन के हाथ के साथ चलती हुई उसके शरीर में घुस गई। ये फैन ने विरोध नहीं किया और अराजक राक्षसी क्यूई को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। उसके बाद उसे इस तथाकथित अराजक राक्षसी क्यूई का एहसास होने लगा। जब अराजक राक्षसी क्यूई ने उसके शरीर में प्रवेश किया, तो ये फैन को आश्चर्यजनक रूप से महसूस हुआ कि यह तथाकथित अराजक राक्षसी क्यूई किसी तरह से परिचित लग रही थी। हाँ, यह परिचित था। यह तथाकथित अराजक राक्षसी क्यूई, इसकी अधिकांश शक्ति ये फैन के शरीर के भीतर की अराजक शक्ति के समान थी। अराजकता शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी परिवर्तनकारी प्रकृति थी। दानव क्यूई क्षरण के अंश के साथ मिलकर इसका परिणाम तथाकथित उत्परिवर्तन के रूप में सामने आया। ये फैन, जिसके पास अराजकता मोती था, कमजोर अवस्था में ही अराजकता दांव पर महारत हासिल कर चुका था। अराजकता शक्ति पर उसका नियंत्रण बेजोड़ था, यहां तक कि ताओवादी पूर्वज भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते थे। अराजकता की यह शक्ति बहुत दुर्लभ थी। उनके पास इसके संपर्क में आने के भी बहुत कम अवसर थे। इससे परिचित होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। चूंकि यह अराजकता शक्ति थी, इसलिए इसका समाधान करना बहुत आसान होगा। ये फैन ने अपनी अराजकता शक्ति को सक्रिय किया, जिसे उसने तुरंत अवशोषित कर लिया। अंत में उन्होंने साधक के शरीर से क्यू नामक राक्षस को बाहर निकाल दिया। इन सब के बाद किसान, जो लगभग उत्परिवर्तित हो चुका था, तुरंत ठीक हो गया। कुछ कमजोरियों के अलावा कोई अन्य समस्या नहीं थी। दयु अमर वंश के साधक जो देख रहे थे, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अराजक पशु उत्परिवर्तन का उपचार इतना सरल कब हो गया? लेकिन जब उन्हें याद आया कि यह ये फैन था, तो उन्हें अचानक लगा कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। दूसरों को भी ऊपर लाओ। अब चूंकि उत्परिवर्तन को उलटने की विधि खोज ली गई है, तो बाकी सब कुछ थोड़ा और समय चाहिए था। सबसे पहले दयु अमर राजवंश के उत्परिवर्तित साधकों को संभालें, क्योंकि अन्य के लिए उन्हें कोई अन्य समाधान खोजना होगा। हालांकि ये फैन राक्षसीची को निकालने में तेज था, लेकिन उत्परिवर्तित साधकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर ये फैन अकेले ऐसा करता, तो हजारों साल भी काफी नहीं होते। इसलिए इस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए त्वरित सामूहिक निष्कासन का तरीका ढूंढा जाना चाहिए। अगले समय में ये फैन ने धीरे धीरे समाधान की तलाश करते हुए आक्रमणकारी साधकों से राक्षसी क्यूई को हटा दिया। इस बीच ये फैन इस घटना के पीछे के उकसाने वाले को ढूंढना नहीं भूला था।
यदि वह इसके पीछे छिपे हाथ से नहीं निपट सकता तो चाहे ये फैन कितनी भी तेजी से काम करे, वह सभी साधकों के उत्परिवर्तन को पूरी तरह से संभालने में सक्षम नहीं होगा। एक एक करके किसानों को शुद्ध किया गया और वे सामान्य स्थिति में लौट आए। अराजक राक्षसी क्यूई को निष्कासित करने की ये फैन की क्षमता की खबर चांगमिंग क्षेत्र की प्रमुख शक्तियों के बीच तेजी से फैल गई। यह समाचार सुनकर अनेक किसान प्रसन्न हो गए। जब तक कोई समाधान है, सभी मामलों का अंततः इलाज किया जा सकता है। यहां तक कि अराजक जानवरों को दबाने के लिए जिम्मेदार लड़ाकों को भी राहत महसूस हुई। अराजक जानवरों को नियंत्रित करने में उन्हें सबसे अधिक भय संक्रमित होने का था। अब जबकि संक्रमण कोई चिंता का विषय नहीं रहा, अराजक जानवरों को दबाने की उनकी प्रेरणा और भी बढ़ गई थी। उन्हें बस आगे बढ़ना था। धीरे धीरे दयु अमर राजवंश ने पहले दबाए जाने के बाद पलटवार करना शुरू कर दिया। जो क्षेत्र अराजक जानवरों द्वारा धीरे धीरे संकुचित हो गए थे, वे एक बार फिर फैलने लगे। पहले का तनावपूर्ण माहौल धीरे धीरे स्थिर हो गया। दयु इंपीरियल सिटी के उत्तरी सैन्य शिविर के भीतर जगह को पूरी तरह से उपचार क्षेत्र में बदल दिया गया था। सभी संक्रमित साधकों को ये फैन का उपचार प्राप्त करने के लिए यहां लाया गया था। ये फैन की वर्तमान ताकत के बावजूद उसे थकावट का एहसास हुआ। इस अवधि के दौरान संक्रमित किसानों को लगातार लाया गया। यहां तक कि ये फैन भी भूल गया था कि उसने कितने साधकों का इलाज किया था, फिर भी संख्या निश्चित रूप से 10 लाख से अधिक थी। यह आंकड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन संक्रमित लोगों की कुल संख्या की तुलना में यह अभी भी बहुत कम था। ऐसा नहीं चल सकता। अगर मैं इस तरीके से खुद को भी मार डालूं तो भी मैं सबको ठीक नहीं कर पाऊंगा। ये फैन का हार मानने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह जानता था कि उपचार का कोई और अधिक उपयुक्त तरीका होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि न केवल चांगमिंग क्षेत्र के साधक संक्रमित हैं, बल्कि अन्य लोगों के प्राणी भी इसके शिकार हुए हैं, जिनकी संख्या मानव कुल से कहीं अधिक है। यदि वह वास्तव में इसे नियंत्रित नहीं कर सकता तो अंततः वह उनका दुश्मन बन जाएगा। अफसोस की बात है कि ये फैन ने कई तरीके आजमाए हैं, लेकिन अभी भी अराजकता की शक्ति को नियंत्रित करने के अलावा अराजक राक्षसी क्यूई को खत्म करने का कोई तरीका नहीं खोज पाया है। वास्तव में ये फैन ने एक और तरीका सोचा, जो कि अराजकता की शक्ति से ओतप्रोत अराजकता अमृत को परिष्कृत करने के लिए अपने कीमिया कौशल पर निर्भर करना था। कैओस अमृत में निहित कैओस शक्ति अन्य लोगों की कैओस जादुई शक्ति को अवशोषित कर सकती है और उसे समाप्त कर सकती है। हालांकि ये फैन ने प्रयास करने के बाद इस विचार को त्याग दिया। ये फैन के वर्तमान कीमिया स्तर के साथ वह अराजकता शक्ति का उपयोग करके अमृत का उत्पादन नहीं कर सकता है। कम से कम उसे कीमिया के संत स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। ये फैन का वर्तमान कीमिया कौशल स्तर केवल ताओवादी रैंकिंग के शिखर पर है, जो संत स्तर से कुछ दूरी पर है। ये जिनफेंग जैसे अन्य लोग अब अपनी कीमियागिरी के कौशल को उन्नत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ये फैन बस इंतजार कर सकता है। दूसरी ओर जीवन मृत्यु संप्रदाय के चांगमिंग क्षेत्र के नए मुख्यालय के अंदर लाल बादल दानव पूर्वज ने अपने अधीनस्थों द्वारा लाई गई रिपोर्टों पर नाराजगी जताई। चांगमिंग क्षेत्र में अराजकता राक्षसों की संख्या तेजी से घट रही है। संतुष्ट कर सके। उसकी नजर में उसकी वर्तमान स्थिति ये शियाओ शियाओ की वजह से है। यद्यपि वह दानव पूर्वज की शक्ति से संतुष्ट था, फिर भी उसे उसके वर्तमान स्वरूप से सख्त नफरत थी। लाल बादल दानव पूर्वज के शब्दों को सुनकर ये शियाओ शियाओ को लगा कि वह परिचित लग रहा है, लेकिन उसकी जानकारी के अनुसार वह वास्तव में लाल बादल दानव पूर्वज जैसे बदसूरत प्राणी को नहीं जानती थी। यह सचमुच अविश्वसनीय रूप से बदसूरत था, अराजकता राक्षसों से भी बदसूरत। रुको, क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति ने अतीत में उससे गुप्त रूप से प्रेम किया हो और फिर अत्यधिक कुरूपता के कारण उसका प्रेम घृणा में बदल गया हो? ये शियाओ शियाओ को अचानक ठंड का एहसास हुआ और लाल बादल दानव पूर्वज के प्रति उसकी निगाहें और अधिक तिरस्कारपूर्ण हो गईं। गर्वित लाल बादल दानव पूर्वज ने अचानक ये शियाओ शियाओ की आंखों में तिरस्कार देखा और वह पागल हो गया। उसे सबसे अधिक नफरत दूसरों की तिरस्कार भरी निगाहों से थी। जीवन मृत्यु संप्रदाय के जिन लोगों ने लाल बादल दानव पूर्वज के स्वरूप के प्रति तिरस्कार दिखाने का साहस किया, उन्हें पहले ही उसके द्वारा निगल लिया गया था। ये जियाओ जियाओ, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। राक्षसी क्यूई से बना एक विशाल हाथ ये शियाओ शियाओ की ओर बढ़ा। यहां तक कि सबसे कमजोर ताओवादी पूर्वज की भी तुलना एक अमर सम्राट से नहीं की जा सकती। यहां तक कि ये फैन ने अभी तक अमर सम्राट क्षेत्र में एक ताओवादी पूर्वज को हराने की उपलब्धि हासिल नहीं की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से ये शियाओ शियाओ लाल बादल दानव पूर्वज के लिए एक मुकाबला नहीं था। लेकिन ये शियाओ शियाओ जरा भी घबराई नहीं, क्योंकि वह पहले से ही एक परिचित उपस्थिति को महसूस कर सकती थी।
अगले ही क्षण आकाश में एक दिव्य कोड़ा प्रकट हुआ जो फैले हुए राक्षसी हाथ की ओर प्रहार कर रहा था। राक्षसी हाथ जो अमर सम्राट क्षेत्र में साधकों को मारने में सक्षम था, चाबुक के एक ही प्रहार से तुरंत टूट गया। चाबुक को कोई प्रतिरोध नहीं मिला और वह एक क्षण में हजारों मील की दूरी पार कर गया तथा सीधे लाल बादल दानव पूर्वज के शरीर पर प्रहार किया। लाल बादल दानव पूर्वज को अचानक अपनी आध्यात्मिक आत्मा के भीतर से दर्द की लहर महसूस हुई और वह खुद को रोक नहीं सका और चीख पड़ा। ईश्वर को कोड़ा मारने वाला चाबुक, विशेष रूप से क्रूर लोगों को दंड देने के लिए। ये फैन के मन में पीड़ा के अनेक चेहरे उभर आए। ये फैन ने कई लोगों को बचाया था, जिनमें कई साधारण साधक भी थे। फिर भी जीवन और मृत्यु के द्वार के लालच के कारण वे भयानक प्राणियों में बदल गए। कुछ लोग तो ये फैन की मदद के बिना भी लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए और पीड़ा में मर गए। अधिकांश शक्तिशाली साधकों के विपरीत ये फैन अपनी भावनाओं को खारिज नहीं कर सका। वह प्रेम का आदर करता था, पारिवारिक स्नेह को संजोता था और मित्रता को महत्व देता था। और अब ये सभी जीवन और मृत्यु के द्वार से आए जानवर द्वारा फाड़ दिए गए। ये फैन का गुस्सा पहले के सभी उदाहरणों से बढ़कर था। पलक झपकते ही वह अनंत अंतरिक्ष को पार कर लाल बादल दानव पूर्वज के सामने पहुंच गया। यद्यपि लाल बादल दानव पूर्वज ताओवादी पूर्वज क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत उसकी सफलता से पहले ये फैन की ताकत से बहुत अलग नहीं थी और यहाँ तक कि हुआंगलियू दानव पूर्वज से भी कम थी। अब ये फैन के सामने होने के कारण उसके पास विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये फैन ने लाल बादल दानव पूर्वज पर एक के बाद एक प्रहार किए, प्रत्येक वार सीधे आध्यात्मिक आत्मा पर जा रहा था। लेकिन ये फैन ने अपनी ताकत को नियंत्रित किया ताकि लाल बादल दानव पूर्वज को एक ही बार में न मार सके। यदि उसे इतनी आसानी से मार दिया जाए तो यह इस क्रूर व्यक्ति के लिए बहुत नरमी होगी। लाल बादल दानव पूर्वज अपनी आध्यात्मिक आत्मा पर आक्रमण करने वाले असहनीय दर्द की पीड़ा को सहन करने में असमर्थ था और पीड़ा में चिल्लाता रहा। वह भागने के लिए शक्ति जुटाने में भी असमर्थ था। राक्षसी क्यूई का हर अंश जिसे उसने इकट्ठा करने की कोशिश की, उसे ये फैन के ईश्वर पीटने वाले चाबुक द्वारा तुरंत तितर-बितर कर दिया गया। भागने की तो बात ही छोड़िए, वह एक छोटा सा कदम भी नहीं उठा सकता था और केवल चुपचाप ये फैन की क्रूर मार सहन कर सकता था। राक्षस पूर्वज बनने के बाद उसका अहंकार पूरी तरह से गायब हो गया था। प्रारंभ में लाल बादल दानव पूर्वज ने सोचा कि वह उन शक्तिशाली ताओवादी पूर्वजों को छोड़कर अजेय था, लेकिन अब वास्तविकता ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा था। अपशिष्ट फिर भी अपशिष्ट ही है, भले ही वह किसी माध्यम से ताओवादी पूर्वज बन जाए, फिर भी वह अपशिष्ट ही है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कसम खाता हूं। 100वें कोड़े पर भी लाल बादल दानव पूर्वज क्रोध से भरा हुआ था। रुको, कृपया अभी रुको। 200वें कोड़े पर लाल बादल दानव पूर्वज ने भय के लक्षण दिखाने शुरू कर दिए। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया रुकें। 300वें कोड़े पर लाल बादल दानव पूर्वज बेकाबू होकर रो रहा था, लगातार भीख मांग रहा था, लेकिन ये फैन ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अंत में लाल बादल दानव पूर्वज ने हार मान ली। अगर मुझे मरना ही है तो आप में से कोई भी बिना चोट के बच नहीं पाएगा। अंत में लाल बादल दानव पूर्वज अब दर्द सहन नहीं कर सका। लाल बादल दानव पूर्वज के विचार में मृत्यु उसकी वर्तमान दुर्दशा से बेहतर थी। अगले ही क्षण लाल बादल दानव पूर्वज के भीतर का दानव बीज तुरंत ही उसके द्वारा विस्फोटित हो गया। राक्षसी क्यूई का एक अंतहीन उछाल तुरंत फूट पड़ा। पूरा क्षेत्र क्षण भर में राक्षसी क्यूई के क्षेत्र में बदल गया। अनगिनत साधक राक्षसी क्यूई के दायरे में चले गए। यहाँ तक कि ये फैन ने भी ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं की थी और जल्दी से अराजक शक्ति को सक्रिय कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। सौभाग्य से ये फैन ने समय पर कार्रवाई की और अधिकांश अराजक राक्षसी क्यूई से सीधे तौर पर निपटा गया। यहाँ तक कि जो किसान संक्रमित थे, उनमें भी यह रोग मामूली सीमा तक था और आसानी से ठीक हो सकता था। और इस समय ये फैन ने कुछ अजीब बात नोटिस की। उपस्थित साधकों में से कई ये परिवार से थे। हालांकि ये परिवार के एक भी साधक को अराजक आभा ने प्रभावित नहीं किया। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये परिवार का कोई साधक अराजक राक्षसी क्यूई से संक्रमित हुआ हो और ये फैन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया हो, यह सोचकर कि यह महज एक संयोग है। लेकिन अब ये फैन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अराजक राक्षसी ची के प्रति परिवार की प्रतिक्रिया अन्य साधकों से पूरी तरह भिन्न थी। ये परिवार के साधकों ने इतने सारे युद्धों में भाग लिया था कि यह असंभव था कि वे किसी भी अराजकता राक्षसी ची से दूषित न हुए हों। फिर भी संक्रमण का कोई लक्षण नहीं था। यह बहुत ही असामान्य था। इस विचार के साथ ये फैन ने तुरंत ये परिवार से कुछ साधकों को बुलाया
और उनके साथ अपने विचार साझा किए। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। वे जानते थे कि ये फान उन्हें खतरे में नहीं डालेगा। वे इसे आजमाने के लिए तैयार हो गए। ये फैन ने अराजकता राक्षसी क्यूई की एक स्ट्रैंड को हेरफेर किया और इसे ये परिवार के सदस्यों के शरीर में प्रवेश कराया। कैओस डेमोनिक क्यूई के प्रवेश पर ये परिवार के सदस्यों के शरीर के भीतर ये परिवार की रक्तरेखा ने एक अजीब शक्ति जारी करना शुरू कर दिया। जब इस शक्ति का सामना कैओस डेमोनिक क्यूई से हुआ तो कैओस डेमोनिक क्यूई तुरंत हवा में गायब हो गई। अराजकता राक्षसी क्यूई के नष्ट हो जाने के बाद ये परिवार के सदस्य स्वाभाविक रूप से संक्रमित नहीं होंगे। आश्चर्य की बात है कि ये परिवार की वंशावली में अराजकता राक्षसी क्यूई को नष्ट करने की क्षमता थी। इस समारोह ने ये फैन को उत्साहित कर दिया। अंततः उन्होंने बड़े पैमाने पर अराजकता राक्षसी क्यूई से निपटने का एक तरीका खोज लिया। ये परिवार की रक्तरेखा को आधार मानकर एक उपयुक्त अमृत को परिष्कृत करना पूरी तरह से संभव था। यह सचमुच आश्चर्यजनक था कि इस प्रणाली द्वारा वंश को पुरस्कृत किया गया। ये फैन को यह नहीं पता था कि ये परिवार की रक्तरेखा उसके टेम्पलेट के आधार पर खोली गई थी, जिसमें स्वाभाविक रूप से अराजकता की शक्ति शामिल थी। इसका स्वाभाविक रूप से कैओस डेमोनिक क्यूई पर शानदार प्रभाव पड़ा। आने वाले समय में ये परिवार के सदस्यों को कड़ी मेहनत करनी होगी। ये परिवार की जनसंख्या 8 लाख से अधिक हो गई है। वे अभी भी 10 लाख परिवार सदस्यों तक पहुंचने के दीर्घकालिक लक्ष्य से 1 लाख से अधिक पीछे थे। किसी व्यक्ति का साधना स्तर जितना ऊंचा होगा, उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होगी तथा संतान प्राप्ति उतनी ही कठिन होगी। यही कारण है कि ये परिवार की जनसंख्या अब तक उल्लेखनीय रूप से नहीं बढ़ सकी है। ये फैन ने यह भी सोचा कि क्या भविष्य में ये परिवार के लिए बच्चे पैदा करने की कठिनाई ड्रैगन कबीले के समान होगी। सौभाग्य से ये परिवार अभिजात वर्ग के मार्ग पर चला गया। जनसंख्या की मात्रा का ये परिवार पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे बड़ी मात्रा में कैओस डेमोनिक क्यूई को खत्म करने का एक तरीका मिल गया है और मुझे वापस जाकर प्रयोग करना होगा। तुम लोग चांगमिंग विश्व का दमन शुरू करो, जीवन मृत्यु के द्वार और यिन्यांग द्वार से सभी साधकों को ढूंढो और उनसे तुरंत निपटो। एक बार जब अमृत को परिष्कृत कर दिया गया तो ये परिवार और कैओस पंथ निश्चित रूप से मारपीट पर उतर आएंगे। यदि ऐसा है तो उन्हें यथाशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। सुयान को थोड़ा अफसोस हुआ। कैओस कल्ट के संरक्षक के बिना वह बहुत कुछ खो देती। इसके अलावा सुयान को अभी तक कैओस पंथ के ऊपरी स्तर पर पदोन्नत नहीं किया गया था और उसका लक्ष्य हासिल नहीं हुआ था। जल्द ही चांगमिंग विश्व में अराजकता पंथ का शिकार करने का आदेश जारी कर दिया गया। अराजकता पंथ के अस्तित्व ने अंततः सभी साधकों के सामने अपना रहस्यमय आवरण प्रकट कर दिया। 10 साल पलक झपकते ही बीत गए। सिस्टम चलो सुलह कर लें। इन 10 वर्षों में ये फैन के साधना स्तर में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आया था, लेकिन इस क्षण में उनकी कीमिया अंततः संत स्तर तक आगे बढ़ गई। अराजकता रक्त अमृत। ये फैन के हाथ में रक्तलाल अमृत से एक हल्की चमक निकल रही थी। कई प्रयोगों के बाद ये फैन ने अंततः उस अमृत को परिष्कृत करने में सफलता प्राप्त कर ली जिसकी उसे आवश्यकता थी। ये फैन के रक्त को प्राइमर के रूप में उपयोग करने और अन्य आध्यात्मिक वस्तुओं के साथ पूरक करने पर इस कैओस रक्त अमृत का स्तर आश्चर्यजनक रूप से निम्न ताओवादी रैंकिंग तक पहुंच गया। यद्यपि यह केवल एक निम्न ताओवादी श्रेणी स्तर का अमृत था, तथापि ये परिवार के अलावा कोई भी कीमियागर इसे परिष्कृत नहीं कर सकता था। ये परिवार की वंशावली के बिना वे औषधीय प्राइमर को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। वे इसे परिष्कृत करने में कैसे सफल हो सकते थे। ये फैन कैओस ब्लड एलिक्सिर के साथ चांगमिंग दुनिया में लौट आया। ये फैन के पुनः प्रकट होने से सभी उत्साहित हो गए। ये फैन की उपस्थिति संभवतः उसकी सफलता का संकेत थी। अब से चांगमिंग दुनिया में उन्हें अराजकता राक्षसों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये फैन के एकांतवास के कारण अराजकता राक्षसों से निपटने में देरी हुई। चांगमिंग दुनिया में अभी भी कई अराजकता दानव थे। अब वे सभी एक निर्दिष्ट क्षेत्र में कैद थे। ये फैन के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये फैन ने स्वयं को इस क्षेत्र के ऊपर टेलीपोर्ट कर लिया। उसके हाथ के एक झटके से कैओस रक्त अमृत तुरंत इन कैओस दानवों के ऊपर से उड़ गया और अगले ही क्षण विस्फोट हो गया। समृद्ध औषधीय शक्ति ने तुरंत ही पूरे क्षेत्र को अपने घेरे में ले लिया, जहां हजारों की संख्या में अराजकता राक्षस मौजूद थे। अमृत के संपर्क में आने पर अराजकता राक्षसों ने तुरंत अपना अनियंत्रित व्यवहार बंद कर दिया। फिर धीरे धीरे उनके शरीर में उत्परिवर्तन कम होने लगे। केवल एक दिन में ये अराजकता दानव पूरी तरह से उत्परिवर्तन से पहले के अपने रूप में लौट आए थे, लेकिन उनकी आभा बहुत कमजोर हो गई थी। उत्परिवर्तन जितना लंबा होगा, आभा उतनी ही कमजोर होगी। हालांकि इनमें से कोई भी समस्या नहीं थी,
पर्याप्त समय के साथ वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उत्कृष्ट कबीले का नेता ये अजय है। कबीले का नेता ये अद्भुत है। यह दृश्य देखकर चारों ओर से किसान जयकारे लगाने लगे। उन्होंने अराजकता राक्षसों से निपटने के लिए विशेष दवा के उद्भव को देखा और अब उन्हें भविष्य में अराजकता राक्षसों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह एड्रेनालाइन के एक शॉट की तरह था जिसने उन्हें तुरंत आत्मविश्वास से भर दिया। इन बरामद कल्टीवेटरों को ये फैन द्वारा तुरंत विस्तृत जांच के लिए ले लिया गया। भविष्य में उत्परिवर्तन का कोई खतरा नहीं होने की पुष्टि के बाद ये फैन ने कैओस ब्लड एलिक्सिर के सफल अनुसंधान की घोषणा की। दयु अमर राजवंश में लौटने के बाद ये फैन ने तुरंत कैओस ब्लड एलिक्सिर का अमृत सूत्र ये परिवार के कीमियागरों को सौंप दिया। शीर्ष स्तरीय अमर रैंक के कीमियागरों से शुरू करते हुए ये परिवार के सभी कीमियागरों को कम से कम समय में कैओस ब्लड एलिक्सिर को परिष्कृत करने की विधि सीखने की आवश्यकता थी। ये परिवार के शीर्ष स्तरीय अमर रैंक के कीमियागर मूल रूप से कैओस ब्लड एलिक्सिर के लिए योग्य थे, केवल दक्षता और सफलता दर में भिन्नता थी। इस बार कैओस ब्लड एलिक्सिर की आवश्यक मात्रा बहुत अधिक है। एक एकल कैओस रक्तरेखा लगभग 10,000 कैओस राक्षसों को खत्म कर सकती है और अकेले चांगमिंग विश्व में ही बिलियनों अराजकता राक्षस हैं। अन्य असंख्य विश्वों को जोड़कर कौन जानता है कि कितने हैं। यदि मदद के लिए और अधिक लोग न हो तो शेष कीमियागर थककर मर जाएंगे। कैओस ब्लड एलिक्सिर की मुख्य विशेषता इसकी अनोखी सामग्री है। इसकी कीमिया की कठिनाई वास्तव में उतनी महान नहीं है। जल्द ही ये जिनफेंग ने कैओस ब्लड एलिक्सिर के उत्पादन की विधि में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली और सफलतापूर्वक कैओस ब्लड एलिक्सिर का पहला बैच कुल 10 का उत्पादन किया। ये परिवार के अन्य सदस्य भी निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने स्वयं को प्रभावित किए बिना प्राथमिक कीमिया घटक के रूप में अपने रक्तवंश का योगदान करना शुरू कर दिया। ये फैन ने विभिन्न अमृत और आध्यात्मिक वस्तुएं रखीं जो उपचार और पुनः पूर्ति में सहायक थीं, जिन्हें सुयान द्वारा वितरित खजाना मंडप में ये परिवार का कोई भी सदस्य ले सकता था। यह सब करने के बाद ये फैन कैओस ब्लड एलिक्सिर लेकर स्क्वायर इंच माउंटेन की ओर दौड़ा। जब तक वह पुनः स्क्वायर इंच माउंटेन पर पहुंचा तब तक सबसे बड़े भाई के वंशज भी गायब हो चुके थे। केवल बोधि पुराने पूर्वज ही बचे। यह देखकर कि ये फैन का साधना स्तर इतनी जल्दी अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गया था, बोधि पुराने पूर्वज कुछ अवाक रह गए। हे भगवान, शुरू में उन्होंने सोचा था कि 10,000 वर्ष बहुत जल्दी होंगे, लेकिन अब ऐसा प्रतीत होता है कि 10,000 वर्ष आपके लिए बहुत लंबा समय है। बोधि के पुराने पूर्वज को लगा कि वे ये फैन के स्वर्ग विरोधी उत्थान के आदी हो गए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते वह अब बार बार झटका नहीं झेल सकते थे, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता। इस बार तुम क्या कर रहे हो? तुम तो पहले से ही संत स्तर के कलाकृति शोधक हो। मेरे पास तुम्हारे लिए कोई पदोन्नति उपहार नहीं है। बोधि पुराने पूर्वज राटेड। गुरुजी, आप पुराने हो गए हैं। अब मैं न सिर्फ संत स्तर का कलाकृति शोधक हूँ बल्कि संत स्तर का कीमियागर भी हूँ, ये फान ने गर्व से घोषणा की। ठीक है, तुम आज यहाँ मुझे दिखाने आए हो, है ना? जैसे ही बोधि वृद्ध पूर्वज अपने शिष्य को अनुशासित करने वाले थे, ये फान ने फिर कहा, गुरु, इस बार मैं आपके देखने के लिए कुछ लाया हूँ। इसके साथ ही ये फैन ने कैओस ब्लड एलिक्सिर निकाल लिया। अराजकता रक्त अमृत अन्य ताओवादी रैंक निम्न स्तर के अमृतों से बहुत अलग नहीं था, इसलिए बोधि पुराने पूर्वज इस बात से कुछ हद तक हैरान थे कि उनके शिष्य उन्हें ताओवादी रैंक का अमृत क्यों दिखा रहे थे। अचानक बोधि वृद्ध पूर्वज को महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हाल ही में बोधि पुराने पूर्वज के अनगिनत अवतार अराजकता दानव उत्परिवर्ती के इलाज में व्यस्त थे और इस प्रकार अराजकता की आभा का गहरा प्रभाव पड़ा। अब उसे अमृत में अराजकता की एक धुंधली आभा महसूस हुई। अराजकता की आभा बहुत कमजोर थी, लेकिन बोधि पुराने पूर्वज को यकीन था कि यह अराजकता राक्षसों के भीतर अराजकता की आभा के समान ही थी, केवल राक्षसी क्यूई कम थी। क्या यह अमृत अराजकता राक्षसों के लिए तैयार किया जा सकता है? आश्चर्यचकित और प्रसन्न होकर बोधि वृद्ध पूर्वज ने ये फैन की सकारात्मक दृष्टि को देखा। बोधि वृद्ध पूर्वज की तरह शांत रहते हुए भी उन्हें इस क्षण सुखद आश्चर्य हुआ। क्या इसके प्रभावों का परीक्षण किया गया है? परीक्षण किए जा चुके हैं। एक एकल अमृत लगभग 1 लाख अराजकता राक्षसों को वापस ला सकता है। बहुत बढ़िया लिटिल फैन, स्क्वायर इंच माउंटेन को तुम पर गर्व है। बोधि वृद्ध पूर्वज आह भरने से खुद को रोक नहीं सके। ये फैन के लिए स्क्वायर इंच माउंटेन की सहायता वास्तव में ज्यादा नहीं थी, इसके बजाय ये फैन हमेशा स्क्वायर इंच माउंटेन को आश्चर्यचकित कर रहा था।
बोधि के पुराने पूर्वज ने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस युवा शिष्य को उन्होंने चांगमिंग दुनिया में अचानक अपनाया था वह उनके लिए इतने सुखद आश्चर्य लेकर आएगा। और इससे भी अच्छी बात यह है कि यह शिष्य कृतज्ञता जानता है और निष्ठा की सराहना करता है। आप आगे क्या करने जा रहे हैं? बोधि पुराने पूर्वज जानते थे कि चूंकि उनके शिष्य ने उन्हें खोज लिया था, इसलिए वे निश्चित रूप से कैओस रक्त अमृत को जमा नहीं करेंगे। यदि आवश्यक हो तो मैं इसे वितरित कर सकता हूँ, लेकिन अल्पावधि में मात्रा सीमित होगी क्योंकि कैओस ब्लड एलिक्सिर का मुख्य घटक मेरे ये परिवार का रक्त है। यह सुनकर बोधि वृद्ध पूर्वज आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये परिवार का वंश इतना शक्तिशाली होगा। जो लोग अराजकता से जुड़े थे उनके बारे में कुछ भी सरल नहीं था। ठीक है, अगर आप इसे वितरित करना चाहते हैं तो मैं आपके स्वामी के रूप में बिना शर्त आपका समर्थन करूंगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति अपने परिवार की वंशावली के ऐसे प्रभावों को उजागर कर रहा होता तो उसे जेल में डाल दिया जाता तथा वह प्रयोगात्मक विषय और वंशावली आपूर्तिकर्ता के अलावा कुछ नहीं रह जाता। हालांकि ये फैन अकेले नहीं थे, उनके साथ स्क्वायर इंच माउंटेन भी था। कोई भी शक्ति स्क्वायर इंच माउंटेन के अस्तित्व की उपेक्षा नहीं कर सकती। इसके अलावा ये फैन खुद भी कमजोर नहीं था। अमर सम्राट क्षेत्र में उसके पास ताओवादी पूर्वज का विरोध करने की शक्ति थी। बोधि पुराने पूर्वज को यकीन था कि सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ये फैन निश्चित रूप से वर्तमान औसत ताओवादी पूर्वज से कमजोर नहीं होगा। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि वह कितना शक्तिशाली था, न तो बोधि प्राचीन पूर्वज ने पूछताछ की और न ही ये फैन ने इसकी घोषणा की। पहला बड़ा भाई, दूसरा बड़ा भाई, तीसरा बड़ा भाई, जल्द ही स्क्वायर इंच माउंटेन में कई आकृतियां उभर आईं। इन आकृतियों में ये फैन के परिचित चेहरे भी शामिल थे और कुछ अपरिचित चेहरे भी थे जिनके बारे में उसने सुना था। बोधि वृद्ध पूर्वज के सभी 6 शिष्य आ चुके थे। उनके वंशज यांग जियान और सुन वुकोंग, जो सभी पौराणिक पात्र थे, ने ये फैन में उत्साह पैदा किया। बाकी 3 के बारे में तो ये फैन ने कुछ भी नहीं सुना था। हालांकि उनकी साधना का स्तर कम से कम ताओवादी पूर्वज के दायरे जैसा था। वास्तव में बोधि वृद्ध पूर्वज के शिष्यों में कोई भी कमजोर नहीं था। छोटे जूनियर भाई, इस बार तुम सचमुच प्रभावशाली थे। सुन वुकोंग ने ये फैन के प्रति अपनी प्रशंसा नहीं छिपाई। बाकी वरिष्ठ भाइयों ने भी प्रशंसा में स्वर मिलाया। अपनी जन्मजात प्रतिभा के अलावा उनके कनिष्ठ भाई ये फैन अन्य सभी पहलुओं में एक आदर्श थे। ये फैन ने मूल रूप से कोई शुल्क लेने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन बोधि के पुराने पूर्वज इससे सहमत नहीं थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शुल्क लिया जाना चाहिए, अन्यथा अन्य लोग ये फैन को महत्व नहीं देंगे। चूंकि ये फैन हमेशा बूढ़े आदमी की सलाह पर ध्यान देता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसका विरोध नहीं करेगा। उसके वरिष्ठ भाइयों ने भी परिसर को न छोड़ने का निर्णय लिया तथा पूरे समय ये फैन की रक्षा करने की योजना बनाई। इस बार ये फैन द्वारा भड़काया गया हंगामा बहुत बड़ा था। अराजकता संप्रदाय निश्चित रूप से प्रतिक्रिया करेगा, इसलिए ये फैन की रक्षा करना जरूरी था। अब उसे आशा की किरण माना जा सकता था। बहुत जल्दी ही बोधि पुराने पूर्वज ने विभिन्न शक्तियों के ताओवादी पूर्वजों को खबर दी और उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्क्वायर इंच पर्वत पर आमंत्रित किया। एक बार जब अराजकता रक्त गोली के प्रभाव प्रदर्शित हुए तो ये ताओवादी पूर्वज शांत नहीं बैठ सके। बोधि, आपने एक और प्रतिभाशाली शिष्य की भर्ती की है। कई ताओवादी पूर्वजों ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की। बोधि पूर्वज का एक भी शिष्य ऐसा नहीं है जो असाधारण न हो। चाहे वह उनकी प्रतिभा हो या ईमानदारी, सभी उत्कृष्ट क्षमता के थे। बोधि वृद्ध पूर्वज शांत दिखाई दे रहे थे, लेकिन भीतर ही भीतर वे हंसी से फूट रहे थे। मैं बोधि पूर्वज, पंगु ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक। कौन सहमत है? कौन असहमत है? सभी ताओवादी पूर्वजों ने अपने संसाधन लहराए तथा सबसे पहले खरीदने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन ये फैन इतनी सारी कैओस ब्लड पिल्स का उत्पादन नहीं कर सका। माननीय वरिष्ठजनों, कैओस ब्लड पिल का औषधि निर्देशक प्रभाव अद्वितीय है और केवल ये परिवार के रक्तवंश वाले कीमियागर ही इसे परिष्कृत कर सकते हैं। उत्पादन बढ़ाने में कुछ समय लगेगा। ये फैन ने सीधे तौर पर कैओस ब्लड पिल के फार्मूले का खुलासा किया, यह व्यक्त करते हुए कि उनका कीमतें बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। कैओस ब्लड पिल का फार्मूला विशेष रूप से विशेष नहीं था। एकमात्र अनोखा पहलू यह था कि इसके लिए ये परिवार की रक्तरेखा की आवश्यकता थी। सबको पता था कि ये फान ये मामला नहीं गढ़ेगा। अगर उन्हें कार्यकुशलता बढ़ानी है तो उन्हें दूसरे पहलुओं से भी कदम उठाने होंगे। मेरी पवित्र भूमि होंगयुआन की पवित्र युवतियां विवाह योग्य आयु तक पहुंच गई हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कुल के कुलगुरु विवाह पर विचार करेंगे? ज्वाला
अमर संप्रदाय एक ही है। विभिन्न ताओवादी पूर्वजों ने एक के बाद एक बात की। उनका इरादा ये परिवार को लोगों की पेशकश करना था। भले ही वे ये फैन के साथ गठबंधन नहीं बना सकते, लेकिन ये परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गठबंधन बनाना स्वीकार्य है। जब अन्य गुटों ने ये शब्द सुने तो उन सभी को आश्चर्य हुआ। यदि पर्याप्त लोग नहीं हैं, तो अधिक लोग बनाएं। सरल। जब तक व्यक्तियों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, तब तक स्वाभाविक रूप से दक्षता बढ़ाई जा सकती है। जनशक्ति प्रदान करने के अलावा कीमिया, पिल फर्नेस, जादुई हथियार आदि के लिए लाभदायक आग भी थी। फिर भी सेनाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सब कुछ बाहर फेंक दिया। मानव कुल की शक्ति को जनसंख्या और परिवार की शक्ति बढ़ाने पर केंद्रित करना एक अभूतपूर्व घटना थी। इन सभी संयोगों ने चांगमिंग विश्व में ये परिवार की स्थिति को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण बना दिया। इस समय अगर किसी ने ये परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत की, तो ये फान को कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं होगी। ये ताओवादी पूर्वज ऐसे लोगों को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जल्द ही बड़ी संख्या में पवित्र युवतियों को ये परिवार में भेजा गया। शुरुआत में ये महिलाएं ऐसे छोटे परिवार में शादी करने से हिचकिचा रही थीं, जिसके बारे में उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। हालांकि ये परिवार के शिष्यों की प्रतिभा और परिवार के संसाधनों को देखकर उन्होंने तुरंत अपना मन बदल लिया। अपने अपने गुटों में पवित्र पुत्रों और दासियों के लिए उपलब्ध संसाधन भी ये परिवार के सदस्यों के बराबर ही थे। यह स्थिति अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक थी। इसके अतिरिक्त ये परिवार का प्रत्येक शिष्य बहुत प्रतिभाशाली था, जिससे पवित्र युवतियों को यह प्रश्न करने को मजबूर होना पड़ा कि क्या वे गलत जगह पर आ गए हैं। अब ये फान का परिवार प्रवेश के भार पर नियंत्रण था। जब तक ये पवित्र युवतियां वफादारी के एक निश्चित स्तर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वे परिवार प्रवेश के लाभों का आनंद नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा भले ही ये परिवार के पास रहस्य थे, अब उनके पास उन्हें बचाने की क्षमता थी। वर्तमान ये फैन को अब इन चीजों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। जल्द ही ये परिवार ने तीव्र जनसंख्या वृद्धि का दौर अनुभव किया। कैओस ब्लड पिल्स की मात्रा भी लगातार बढ़ रही थी। प्रमुख शक्तियों ने कैओस ब्लड पिल्स प्राप्त करने के बाद इसे सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि चुपचाप परिवर्तन कर लिया। अराजकता संप्रदाय द्वारा तोड़फोड़ को रोकने के लिए इस तरह का छिपाव आवश्यक था। कम से कम अराजकता संप्रदाय को इसका एहसास होने से पहले वे अधिक से अधिक लोगों को बचा लेंगे। वे जानते थे कि कैओस संप्रदाय अंततः जांच करेगा। अब वे केवल इतना ही कर सकते थे कि इस प्रक्रिया को गति दी जाए। ये फैन ने ये शियाओ को कैओस ब्लड पिल्स की डिलीवरी का काम सौंपा। नए मानव सम्राट के रूप में मानव कुल में ये शियाओ की प्रतिष्ठा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। सभी प्रमुख शक्तियों ने तुरंत ये शियाओ को मान्यता दी और स्वीकार कर लिया। बचाए गए साधकों को अंधेरे में नहीं रखा गया था। उन्हें बताया गया था कि ये अमृत ये परिवार द्वारा प्रदान किए गए थे और उनका उपचार दयु अमर राजवंश द्वारा किया गया था। उनके दिलों में ये शियाओ के प्रति विश्वास और कृतज्ञता की भावना पैदा हो गई। ये शियाओ अंधेरे में अपनी ओर आस्था की लहरें उमड़ती हुई महसूस कर सकती थी। उसके चारों ओर मानव सम्राट की आभा और अधिक प्रबल होती गई। जबकि पूरा ये परिवार व्यस्त था, ये फैन व्यक्तिगत रूप से बचाव में भाग ले रहा था, लगातार चांगमिंग क्षेत्र में घूम रहा था। अपने कार्यों के कारण साधक के परिवारों और उनकी शक्ति को पुनर्स्थापित होते देख ये फैन के हृदय में संतुष्टि की भावना उभरी। इस अवधि के दौरान ये फैन ने जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव किया। मानव स्वभाव अपने सार में जटिल है और इन विशेष परिस्थितियों में यह बिना किसी संदेह के प्रकट हुआ। अच्छाई और बुराई, ये फैन ने सब कुछ देखा। ये फैन ने पाया कि इस अवधि में उसकी हृदय शक्ति में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। ये फैन को साफ पता था कि उसका पिछला जीवन बहुत आसान था। ज्ञानोदय द्रव की मदद से दूसरा जीवन पाने के बाद भी यह पर्याप्त नहीं था। बाकी सभी अमर सम्राट लाखों नहीं तो दसियों हजार साल तक जीवित रहे थे। उनकी तुलना में ये फैन बहुत ही अपरिपक्व था। लेकिन इस बार ये फैन की कमियां धीरे धीरे पूरी हो रही थीं। धन्यवाद चाचा। धन्यवाद धन्यवाद। कृतज्ञता के शब्दों ने ये फैन की मुस्कान को और भी उज्ज्वल बना दिया। अचानक ये फैन के मन में हृदय शक्ति, जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, जबरदस्त रूप से बढ़ गई। लगभग तुरंत ही यह 5वें चरण के शिखर पर पहुंच गया। 5वें चरण की चरम हृदय शक्ति प्रारंभिक 5वें चरण की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। अधिकांश दाव पूर्वज हृदय शक्ति में 5वें चरण के शिखर तक भी नहीं पहुंचे थे, जबकि ये फैन पहले ही उनसे आगे निकल चुका था। एक ही विचार से वह आसपास के सभी स्वर्गीय लोगों को देख सकता था। ये फैन ने पाया कि निकटवर्ती स्वर्गीय लोकों में कई साधक पहले ही ठीक हो चुके थे। शेष अराजकता दानव कम से कम हो गए थे।
देव और दानव युद्ध क्षेत्र में अस्थि पूर्वज यह महसूस करके बेचैन हो गया कि देव और दानव प्रतिमा पर आक्रोश तेजी से गायब हो रहा है। क्या बात है? अराजकता राक्षसों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, है ना? अब यह क्यों घट रही है? अराजकता दानव 20 के महान परिणामों के कारण अराजकता संप्रदाय अभिमानी हो गया और अराजकता राक्षसों के विकास पर ध्यान नहीं दिया। उनके विचार में पंगु ब्रह्मांड के भीतर अराजकता दानव 20 को हल करने का कोई तरीका नहीं था। जब तक अराजकता दानव 20 को नहीं तोड़ा जाता, अराजकता दानवों की संख्या में वृद्धि ही होती रहेगी। यद्यपि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अराजकता दानव पूरे पंगु ब्रह्मांड पर कब्जा कर लेंगे, कम से कम उनकी संख्या कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि अब जब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तो अराजकता राक्षसों की संख्या पहले ही कम से कम आधी हो चुकी थी। यह कहना जरूरी है कि कैओस संप्रदाय का खुफिया नेटवर्क प्रभावशाली था। अपनी जांच में उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि कैओस दानव 20 का इलाज ये फान कर रहा था। पुनः ये परिवार ब्लैक क्लाउड दाउजू से अधिक क्रोधित कोई नहीं था। उनके शिष्य लाल बादल दानव पूर्वज ये परिवार के हाथों मारे गए थे। लाल बादल दानव पूर्वज उनके अराजकता संप्रदाय में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अपनी विवेक बुद्धि खोए बिना अराजकता दानव 20 को नियंत्रित कर सकता था। उसने लाल बादल दानव पूर्वज को एक टेम्पलेट के रूप में इस्तेमाल करके अनगिनत दाव पूर्वज क्षेत्र अराजकता दानवों को बनाने की योजना बनाई थी। यद्यपि दानव पूर्वज नियमित दाव पूर्वजों की तरह शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी जब तक उनकी संख्या काफी बड़ी थी, वे अभी भी दुर्जय हो सकते थे। वह इस उपलब्धि के माध्यम से अराजकता दानवों की स्वीकृति प्राप्त कर सकता था। लेकिन जब लाल बादल दानव पूर्वज को ये फैन ने खत्म कर दिया, तो उम्मीद खत्म हो गई। यदि कैओस संप्रदाय ने ब्लैक क्लाउड दाउजू को पूरी तस्वीर को प्राथमिकता देने के लिए नहीं कहा होता, तो ब्लैक क्लाउड दाउजू ने बहुत पहले ही ये फैन के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती। आखिरकार ये फैन के पीछे एक शीर्ष दाव पूर्वज, बोधि पुराने पूर्वज भी खड़े थे। यदि किसी शीर्ष दाव पूर्वज ने बदला लेने का फैसला किया, तो कैओस संप्रदाय को भी कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब कैओस संप्रदाय के सदस्यों को ब्लैक क्लाउड दाउजू को रोके रखने के अपने फैसले पर कुछ हद तक पछतावा हुआ। यदि ये फैन को पहले ही समाप्त कर दिया गया होता, तो उसे अराजकता दानव 20 को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं मिलता। ये परिवार को बख्शा नहीं जा सकता, उनसे तुरंत निपटा जाना चाहिए। अस्थि पूर्वज की निगाहें वुजियान के पूर्वज की ओर मुड़ गईं। आखिरकार इस समय ये परिवार में सबसे बड़ा गद्दार वुजियान का शिष्य था। सुयान से शुरुआत करना ये परिवार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका था। पंगु ब्रह्मांड के ताओवादी पूर्वज मूर्ख नहीं हैं, वे अब ये फान की अच्छी तरह रक्षा करेंगे। उनके लिए ये फान के विरुद्ध कदम उठाना आसान नहीं होगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि ये फैन के फंसने के बाद सुयान का क्या होगा, अराजकता संप्रदाय के ताओवादी पूर्वज बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। वुशियांग के पूर्वज बेहद नाराज दिखे। वे इन लोगों के मन की बात जानते थे। उनके शिष्य का उनके दिल में कोई स्थान नहीं था। जब तक उनके लक्ष्य प्राप्त हो सकते थे, भले ही इसके लिए उन्हें अपना बलिदान देना पड़े, वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन वुशियांग सुयान की बलि नहीं देना चाहता था। उसके शिष्य सुयान के लिए वुशियांग का बहुत महत्व था। मैं असहमत हूं। वुशियांग के पूर्वज ने अस्वीकार करने में संकोच नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि इनकार करने से कोई खास फायदा नहीं होगा। वुशियांग, अब जो दांव पर लगा है वह हमारे पूरे अराजकता संप्रदाय का हित है। आप अपने फायदे के लिए ऐसा फैसला नहीं ले सकते। जैसे ही ब्लैक क्लाउड दाउजू ने बात की, उसने समग्र स्थिति पर विचार न करने के लिए वुजियांग को फटकार लगाई। ब्लैक क्लाउड दाउजू के विचार में, यदि उसका अपना शिष्य मर गया, तो वुजियांग के शिष्य को भी आसानी से नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यह सुयान ही था जो शुरू में चांगमिन विश्व के नियंत्रण में था, इसलिए सुयान को ही मरना चाहिए। जहां तक इस तथ्य का सवाल है कि उसने लाल बादल दानव पूर्वज को देने के लिए सुयान का स्थान छीन लिया था, काले बादल दाउजू ने इसे आसानी से भूल गया। किसी भी हालत में मैं अपने शिष्य को मरने नहीं दूंगा। वुशियांग की आभा एक पल में भड़क उठी। वह अपनी शक्ति से इन लोगों की योजनाओं को विफल करने का इरादा रखता था। लेकिन अगले ही पल वुशियांग ने अचानक महसूस किया कि उसके शरीर में देव और दानव 20 द्वारा लगाए गए प्रतिबंध अचानक प्रभावी हो गए। उसकी शक्ति तुरंत ही सील कर दी गई। वुजियांग ने आश्चर्य से ऊपर देखा और हैरान होकर भगवान और दानव की मूर्ति को देखा। क्या देवता और दानव इन मामलों में हमेशा तटस्थ नहीं रहते थे? इस बार उन्होंने इतनी खुलकर दूसरों का पक्ष क्यों लिया? वुशियांग ने पाया कि अराजकता संप्रदाय में उनका योगदान महत्वहीन नहीं था। चाहे स्वेच्छा से हो या अनिच्छा से, उन्होंने हमेशा अराजकता संप्रदाय के लिए लाभकारी कार्य करने का हर संभव प्रयास किया।
अनगिनत वर्षों में उन्होंने अराजकता संप्रदाय के लिए अनगिनत जासूस तैयार किए थे। फिर भी अब भी उसे त्याग दिया गया था। वू जियांग का विश्वास डगमगाने लगा। स्वाभाविक रूप से मुख्य कारण यह था कि वू जियांग जानता था कि वह अराजकता संप्रदाय से मुक्त नहीं हो सकता। उसके शरीर के भीतर अराजकता देवता और दानव बीज द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे। जब तक यह प्रतिबंध मौजूद रहेगा, वह अराजकता संप्रदाय को धोखा देने का साहस करेगा, केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करेगी। यह भी एक कारण था कि अराजकता संप्रदाय के ताओवादी पूर्वजों ने वू जियांग के महत्व को जानते हुए भी उस पर इतना दबाव डालने का साहस किया। वू जियांग, इस मामले पर अब तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। जल्द ही एक पवित्र कलाकृति ने वू जियांग को सील कर दिया, जिससे उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं बची। उसके बाद अस्थि पूर्वज को सुयान का टोकन मिला और उसने उससे संपर्क करना शुरू कर दिया। सुयान, जल्दी आओ। चांगमिंग विश्व पर नियंत्रण खोने के बाद से सुयान यिन और यांग संप्रदाय के भीतर पूरी तरह से हाशिए पर चला गया था। ऐसा कहा गया था कि इससे सुयान को मानव सम्राट के खजाने का पता लगाने में मदद मिलेगी, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य धीरे धीरे सुयान की शक्ति को कम करना था।